हे गाइस, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि यार इस साल के पहले चुनाव आ रहे हैं जो कि होने वाले हैं दिल्ली में। और दिल्ली में एक ऐसा जगह है जो कि बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा नासूर बनी हुई है। नासूर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 98 के बाद से वो इलेक्शन यहाँ पर नहीं जीते। 99 में शीला दीक्षित की सरकार आई जो कि 15 साल चली। उसके बाद अरविंद केजरीवाल वहाँ के चीफ मिनिस्टर है और वहाँ पर चाह कर भी बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है। इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, काफ़ी अलग अलग लोग काफ़ी अलग अलग चीज़ें बातें करते हैं। लेकिन जो एक चीज़ मुझे समझ आती है दिल्ली के बारे में वो ये है कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा लोकलाइट मुद्दे काम करते हैं वहाँ पर। जहाँ तक बात है इलेक्शंस की, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोकलाइट चीज़ें काम करती हैं। तभी तो अगर आप लोकसभा और विधानसभा की इलेक्शन देखोगे तो काफ़ी बड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। लोकसभा में आपको 50% प्लस वोट दिखते हैं एक जगह जाते हुए, जो कि बीजेपी को जाते हैं पिछले 3 बार से। और अगर आप विधानसभा की बात करो तो 50% प्लस वोट एक तरफ जाते हुए दिखते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी को जाते हैं अगर हम लास्ट 3 इलेक्शंस की बात करें तो ये डिफरेंस क्यों है, इसको किस तरह से क्रैक किया जा सकता है, इसके बारे में मैं तो ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता कि किस तरह से क्रैक किया जा सकता है। वो काम है नेता लोगों का। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि मुझे क्या फील हो रहा है इस इलेक्शन में। मुझे फील हो रहा है कि ये इलेक्शन पहली बार अरविंद केजरीवाल का टेस्ट होने वाला है। वो टेस्ट इस वजह से भी है क्योंकि पहला इलेक्शन जब वो लड़े थे 2015 में, मतलब वो दूसरा इलेक्शन था टेक्निकली। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने 5 साल की जो पहली बार सरकार चलाई थी तो वो 2015 में आए थे। तब उनको कोई जानता नहीं था, उनको किसी ने जज नहीं करा था। वो एक आंदोलन से निकले हुए नेता थे और वो आंदोलन ने इस देश की रूपरेखा बदली है। अगर आप अन्ना आंदोलन की बात करोगे तो उसने कांग्रेस की कमर तोड़ के रख दी है। वो ऐसी चीज करके गए हैं अन्ना जी उस आंदोलन के द्वारा जिससे कांग्रेस आज तक नहीं उभर पाई। मतलब उसके बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है। और उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन था उसे इतने ज़्यादा खराब तरीके से हैंडल करा जिसके कारण उनका पूरा स्ट्रक्चर ही हिल गया है। मतलब आज जो कुछ भी आप हालत देख रहे हो कांग्रेस की और बीजेपी की, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का इलेक्शन। मतलब वो इलेक्शन अलग, वो जो आंदोलन था वो अलग लेवल पे था। हर एक जगह जो माहौल क्रिएट कर दिया था अन्ना जी ने वो बहुत बड़ा हो गया था। वो शायद मेरे नज़रों के हिसाब से मैंने पिछले 20 साल का सबसे बड़ा आंदोलन कोई था तो वो वही था मेरे हिसाब से। वहाँ से एक पार्टी बनी जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। और वो पहली बार जब इलेक्शन लड़ती है तो 28 सीटें जीत के आती है और कांग्रेस उसका सपोर्ट करती है। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि कांग्रेस ने उस टाइम आम आदमी पार्टी का सपोर्ट क्यों किया था। अगर आम आदमी पार्टी उस टाइम बीजेपी के सपोर्ट से इलेक्शन लड़ जाती या फिर इलेक्शन एक सरकार बना लेती तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की इतनी बुरी हालत नहीं होती दिल्ली में जितनी उसकी अभी है। मतलब उसके बाद 2015 में 0 सीट, 2020 में 0 सीट, अभी 2025 है। देखते हैं क्या कुछ कांड होने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लोग तो बोल रहे हैं कि वो अच्छे दम से इलेक्शन लड़ेंगे और उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े कैंडिडेट्स भी उतार दिए आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट। लेकिन क्या कुछ होने वाला है इस पे ही डिस्कस करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करी तो बीजेपी की गवर्नमेंट में सरकार बनाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का जो एक वोट बैंक है वो काफ़ी कंसोलिडेटेड है। मतलब अगर आप लास्ट इलेक्शन की भी बात करो तो उनको लगभग 38% के आसपास वोट मिले थे, जबकि उन्हें सीट जो मिली थी वो मिली थी 8। मतलब अगर आप 38% वोट के हिसाब से सोचो तो उनको सिर्फ कहीं ना कहीं 10 से 12% वोट का ही जो है गेम खेलना है। और अगर कांग्रेस वहाँ पर अच्छा फाइट कर जाती है तो वो वोट काटेंगे, जो आइडियली वो वोट काटेंगे आम आदमी पार्टी का, जिसके कारण बीजेपी की सरकार में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन ये मैथमेटिक्स इतना इजी होता तो हर कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं बन जाता। मतलब मैं भी कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो बस अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ जो है। लेकिन हाँ, अगर ये मैथमेटिक्स इतना इजी होता तो हर कोई इंसान चाणक्य नहीं बन जाता। मतलब ये इतना इजी नहीं है कि अगर कांग्रेस दम से लड़ गई तो आम आदमी पार्टी हार जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी वाला जो वोट है वो डिवाइड हो जाए और आम आदमी पार्टी उस कारण से सरकार बना ले। ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी अपने दम पे कुछ अलग कर जाए और आम आदमी पार्टी का वोट उनके साथ रहने के बावजूद भी जो फ्लोटिंग वोट है वो हिल जाए, क्योंकि फ्लोटिंग वोट तो हर इलेक्शन में रहते हैं। तो एग्जैक्टली इस इलेक्शन में क्या होने वाला है उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, जो मुद्दे मुझे दिख रहे हैं फिलहाल वो काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि
अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। वो ये बात खुद इंटरव्यूज़ में बैठ के बोलते हैं कि जो वादे उन्होंने करे थे कि वो नदी साफ़ कर देंगे, नर्मदा जी को साफ़ कर देंगे, वो नहीं हुआ है। वो हर घर पानी देंगे, वो नहीं हुआ है। वो इलेक्ट्रिसिटी पे इतना जो बवाल कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमने फ्री कर दी, इलेक्ट्रिसिटी हमने फ्री कर दी, वो भी एक जंक ऑफ लोगों के लिए ही है। अगर आप उस थ्रेशोल्ड 200 यूनिट से ऊपर जाते हो तो आपका जो बिजली का बिल आता है वो काफ़ी बड़ा आता है और आपकी फट जाती है उसको भरते वक्त, और आप सोच में पड़ जाते हो कि यार मैं किसके लिए कमा रहा हूँ और किसको दे रहा हूँ, जो कि काफ़ी बुरी बात है। जब आप ये सोचोगे इस चीज़ पे वापस आप जब सोचने जाओगे तो ये उसी तरह की चीज़ है जब इस साल का बजट अनाउंस हुआ था, तब से जो एक माहौल बना हुआ है कि सारा पैसा हम निर्मला दीदी को देते हैं या फिर निर्मला मैडम को हम सारा पैसा देते हैं, टैक्स में भर देते हैं, हम खुद के लिए तो कुछ कमा ही नहीं रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है, क्योंकि ये फ्री की रेवड़ियाँ जब जब रहेंगी तो आपको टैक्स ज़्यादा ही देना पड़ेगा, फिर आप किसी भी स्टेट की बात करो। तो ये मॉडल क्या इस बार काम कर पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर बात डिलीवरी की नहीं है, मेरे हिसाब से जो एक फ्रीबीज वाला कल्चर है उसका बहुत जल्दी एक एंड आने वाला है। अब वो एंड 5 साल में आएगा, 4 साल में आएगा, या इसी इलेक्शन से हमें उसके ग्लिम्स दिखने लगेंगे, ये देखने वाली लायक बात होगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लोग कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं फ्रीबीज को लेकर, और उनको ये समझ आ रहा है कि वो उन्हीं का पैसा है जो कि बहाया जा रहा है और इलेक्शन जीतने के लिए किसी को भी बांटा जा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्रीबीज वाली जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं खत्म होगी कुछ सालों में। अब कब खत्म होगी ये देखने लायक बात है। मेरा ऐसा मानना है कि ये एक फ्रीबीज को लेकर जो एक चलन है उसका एक बहुत बड़ा डेंट शायद हमें इस दिल्ली इलेक्शन में देखने को मिले। मेरा ऐसा मानना है, मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो ये कह रहा है कि जो फ्रीबीज कर रहे हैं उससे उतना फायदा नहीं होने वाले दिल्ली इलेक्शंस पे। दिल्ली इलेक्शंस पे जो सबसे बड़ा नेगेटिव है केजरीवाल के लिए, वो उनका जेल जाना है, क्योंकि वो जिस चीज़ के अगेंस्ट सरकार में आए थे अभी वो उसी चीज़ में लिप्त हैं, यानी करप्शन में। कांग्रेस के लिए मुझे बहुत कुछ अच्छा होते हुए दिख नहीं रहा है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो कुछ हार्डली सीट्स पे उनका इम्पैक्ट दिखने लगा है ग्रास रूट्स पे, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर उनकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी रही या फिर उन्होंने इलेक्शन सच में बहुत ज़्यादा अच्छे से लड़ा तो वो मैक्स टू मैक्स 5 सीट तक जा सकते हैं। उससे ऊपर वो मुझे जाते हुए दिख नहीं रहे हैं। बात करूँ बीजेपी की, बीजेपी को लास्ट टाइम 8 सीटें डेफिनेटली आई थी, लेकिन इस बार कितनी आ सकती हैं कहना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं 20 सीटों के आसपास तो फाइट में दिख रही है, और जब मैं बोल रहा हूँ फाइट में दिख रही है तो वो अच्छी फाइट में दिख रही है, मतलब वो जीतने लायक पोजीशन में दिख रहे हैं। तो अगर वो 20 सीटें जीतते, 5 सीटें ये जीतते हैं, तब भी केजरीवाल जी की सरकार तो आ रही है, अगर हम इसको मोटा माटी समझे तो। लेकिन क्या इलेक्शन इतने ईजी होते हैं समझना? नहीं, इलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मेरे हिसाब से ये इलेक्शन देखने लायक होगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ कि ये कुछ एक नई मुहिम ला सकता है अगर इस बार फ्रीबीज के अगेंस्ट वोट पड़ते हैं तो। वो वोट किसके साथ जाते हैं वो बात अलग है, क्योंकि अनाउंसमेंट तीनों ही पार्टियों ने करी है फ्रीबीज की। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो फ्रीबीज पे रिलाय ना करते हुए जेन्युइन काम करे, ताकि फ्रीबीज की ज़रूरत ही ना पड़े। बाकी आपका क्या मानना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।